नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी में कल होगी बड़ी ज्वाइनिंग। कई पार्टियों के नेता बीजेपी में होंगे शामिल। तो सपा और आरएलडी के नेता बीजेपी में शामिल होंगे। तो आरएलडी नेता राजपाल सैनी बीजेपी में होंगे शामिल। पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी बीजेपी में करेंगे ज्वाइन। तो जौनपुर के सपा नेता जगदीश सोनकर भी बीजेपी में शामिल होंगे। पूर्व विधायक अंशुल वर्मा भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। जौनपुर के पूर्व विधायक गुलाब सरोज भी बीजेपी में शामिल होंगे। तो कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी का दामन कल थामेंगे। तो बीजेपी के लिए कल का दिन बड़ा रहने वाला है, क्योंकि बड़ी ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में होने वाली है। कई समाजवादी पार्टी हो या फिर आरएलडी के कई बड़े चेहरे बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी में कल बड़ी ज्वाइनिंग होगी। कई पार्टियों के नेता बीजेपी में शामिल होंगे, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो इसमें सपा और आरएलडी के नेता बीजेपी में शामिल होंगे। लगातार ऐसी कयास भी लगाए जा रहे थे। कई ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिसमें पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो जौनपुर के सपा नेता जगदीश सोनकर बीजेपी में शामिल होंगे। पूर्व विधायक अंशुल वर्मा भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो जौनपुर के पूर्व विधायक गुलाब सरोज भी बीजेपी का दामन थामेंगे। इसके साथ ही लगातार समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका। एक तरफ 24 चुनाव को लेकर तमाम कवायतें की जा रही है, तो दूसरी तरफ दल बदल की राजनीति भी देखने को मिल रही है। और कल का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दिन रहने वाला है, क्योंकि कई ऐसे चेहरे जो तमाम विपक्ष को मजबूती दे रहे थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो बीजेपी में कल बड़ी ज्वाइनिंग होगी। कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। तो बीजेपी में कल कई ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी का दामन थामेंगे। कई पार्टियों के नेता बीजेपी में शामिल होंगे, जिसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। तो आरएलडी नेता राजपाल सैनी बीजेपी में शामिल होंगे। और अधिक बातचीत करने के लिए मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए कल का दिन राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा हैपनिंग रहने वाली है, क्योंकि कल ऐसे कई बड़े चेहरे हैं विपक्षी दलों के, जो विपक्षी दल में मजबूती देते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर एक राजनीतिक हलचल देख सकते हैं कल। न केवल समाजवादी पार्टी के आरएलडी बसपा से भी आने वाले जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी के दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वक्त से आने वाले साहब सिंह सैनी हो चाहे राजपाल सैनी हो, जो कि पूर्व सांसद भी रहे हैं, बसपा के कड़वा नेता रहे हैं और साहब सिंह सैनी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा स्ट्राइक करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। तैयारी पूरी हमने देखा था कुछ दिन पहले ही, जिस तरीके से ओपी राजभर एनडीए के सहयोगी बने थे और पूर्वांचल में एक मजबूती दी। साथ ही साथ उसी विधानसभा से इस्तीफा देके दारा सिंह चौहान ने भी भारतीय जनता पार्टी के दामन थामा। कहीं ना कहीं निश्चित तौर से चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है और आप एक तरीके से आगाज कर रहे हैं आगामी 2024 के चुनाव के लिए। तो ऐसे में बड़े नेताओं का रुख उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे बीजेपी का बतौर जरूर नजर आएगा। हम देखेंगे अगर आप अगर उत्तर प्रदेश में फिर से पूर्वांचल की तरफ रहेंगे तो जौनपुर से दो बड़े नाम उत्तर और प्रशिक्षण पटेल, जो कि कुर्मी और दलित वोट बैंक को कहीं ना कहीं रिझाने की कोशिश की जा रही है पूर्वांचल में, तो वो दोनों भी आपको कहीं ना कहीं साथ में देखते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। जो बड़े नेता हैं, बड़े विपक्षी दल के नेता हैं, और इनके ऊपर कहीं ना कहीं जरूर नजर पहले से रखी गई थी। हमने देखा था जो ऑब्जर्वर बनाए गए थे या जो विस्तारक बनाए गए थे, अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में गए थे चुनाव के प्रबंधन को देखने के लिए, वहां पे भी माना गया था जो प्रभावशाली नेता हैं, भले वो विपक्षी नेता है, उनको किस तरह अपनी पार्टी में ज्वाइन किया जाए, पार्टी में लाने की कवायद किया जाए, उसको लेकर भी कहीं रणनीति बनाई जाती है और रणनीति पे काम करती हुई नजर आ रही है। और देखा जाएगा कल ये जो 4 से 5 ज्वाइनिंग है, जो बड़ी ज्वाइनिंग मानी जा रही है, ये होती है तो निश्चित तौर से विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। विपक्ष को एक बड़ी कहीं ना कहीं चुनौती नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो अपने रणनीतियां बना रही हो, चाहे जनसंपर्क अभियान की बात कर रहे हो, चाहे चुनाव प्रबंधन की बात कर रहे हो, चाहे हम देखें संगठन विस्तार की
बात करें, ऐसे में जो बड़े विपक्षी नेता है उनको लाना कि एक विपक्ष के कहीं ना कहीं झटका देने का काम करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जरूर मजबूती की बात होगी। जी बिल्कुल मनीष, और देखिए एक बड़ा झटका विपक्ष के लिए रहने वाला है मनीष, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी का अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कई ऐसे चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। कई छोटे छोटे दल जो लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े थे लेकिन अब वो धीरे धीरे उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को सीखने की जरूरत है किस तरह से उनसे, एक तरफ तो आप नेशनल लेवल पर विपक्षी एकता दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ अपने ही प्रदेश में तमाम दल उनका साथ छोड़ रहे हैं। निश्चित तौर से न केवल समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन जरूर रहेगी। आपके जो सहयोगी दल रहे हैं और सबसे मजबूत, क्योंकि विपक्ष में अगर देखा जाएगा तो समाजवादी पार्टी ये प्रश्न उठाया कि समाजवादी पार्टी के लिए क्या ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि राजभर ओपी राजभर जो उनके सहयोगी थे और पूर्वांचल में देखा था किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को डेंट देने का काम किया था। और वही अगर बात करेंगे जयंत चौधरी, जो हालांकि पिछले कुछ दिनों में नाराजगी दिखाई थी, पर अभी देखा था किस तरह से बेंगलुरु में जो विपक्ष की पार्टी हुई थी, एक बैठक हुई थी, उसमें जरूर उनका साथ देते हुए नजर आए थे। पर क्या ये जो गठबंधन है ये आगे बना रहेगा, क्योंकि अखिलेश यादव को काम करना पड़ेगा। अखिलेश यादव को उसके लिए कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रश्न उठाया था राजभर ने कि एक ही बैठ के आपकी राजनीति नहीं हो सकती, आपको अपने विपक्षियों, अपने जो गठबंधन है उसको लेके साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब ऑप्शंस आपके पास क्या आते हैं ये देखना होगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव विपक्ष का एक मजबूत चेहरा होकर उभरते नजर आ रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक गतिविधियां होती है, जो विपक्षी एकता की बैठकें होती है, उसमें उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते हैं विपक्षी तौर पे। पर क्या ऐसे में कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस और सपा, ये चार जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, क्या ये एक प्लेटफॉर्म पे आ पाएंगे? हालांकि बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो आरती ने इसको पहले ऐलान कर दिया कि वो 2024 का इलेक्शन अकेले दम पे लड़ेंगी। आसान नहीं होगा, क्योंकि 10 सीटें आपकी तब आई थी जब आपने अखिलेश यादव की गठबंधन था, आपके साथ गठबंधन था, आप बसपा का गठबंधन था, तब आपके पास 10 सीटें आई थी। ऐसे में जब आपकी विधानसभा की सीट की इलेक्शन होती है, आप 403 में से सिर्फ एक सीट आप बजा पाती हैं। ऐसे में आप 80 का दावा तो करते, पर क्या उतनी रणनीति आपके पास है? क्या उतना मजबूत संगठन है जो आपको बीजेपी और मोदी का जो चेहरा है, प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है, उसके खिलाफ अब लड़ती नजर आए? समाजवादी पार्टी निश्चित तौर से कांग्रेस और आरएलडी का कहीं ना कहीं साथ देते हुए नजर आ रही है, पर उसके पास भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए तो आपकी रणनीति नजर आती है कि आपके पास आरएलडी है जो अभी आपके गठबंधन में है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद आपको एक मजबूत स्थिति, पूर्वांचल, अवध, वेस्ट क्षेत्र, इन सब के लिए आपके पास क्या रणनीति है? कांग्रेस अपना जंदार खुद नजर आ रही है। पिछली बार हमने देखा था एक लोकसभा सीट से आई थी, रायबरेली उनके पास खाली बचती है, पहले अमेठी आपकी जाती है। तो ऐसे में एक बड़ा फेस, एक मजबूत चेहरा, एक मजबूत संगठन, इसके ऊपर काम करना, विपक्ष को काम करना पड़ेगा, जो मोदी फैक्टर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे चुनाव में, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें मोदी फैक्टर सबसे अहम आता है। प्रधानमंत्री मोदी एक चेहरा होते हैं बीजेपी के, जो सबसे बड़ा यूएसपी कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे में विपक्ष के पास कौन सा ऐसा चेहरा है, क्या उस चेहरे को प्रेडिक्ट करेंगे या पोस्ट अलायंस इसको डिसाइड किया जाएगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा आएगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो बिल्कुल मनीष, और देखिए एक कल बड़ा दिन होगा राजनीतिक जगत में उत्तर प्रदेश के लिए। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो लगातार कई ऐसे बड़े चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति का गठन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गठित की कमेटी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले 22 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। दीपक बैज की अध्यक्षता में गठित की गई है ये कमेटी। तो सीएम भूपेश बघेल, चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव लिस्ट में शामिल है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गठित की है ये कमेटी, और देखिए किस तरह से इस लिस्ट को जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले 22 सदस्यीय कमेटी का ये गठन हुआ है। तो दीपक बैज की अध्यक्षता में गठित की गई है ये कमेटी, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव का नाम इस लिस्ट में शामिल है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति का गठन, और इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गठित की है ये कमेटी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी कार्यालय में चल रही बैठक संपन्न हो चुकी है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में हुई बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा हुई।
तो मिशन 24 की तैयारी में लगातार भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और देखिए इसकी कवायद लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो बीजेपी कार्यालय में ये बैठक चल रही थी जो अब संपन्न हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष अपने लखनऊ के प्रवास पे हैं। आज उनका दूसरा दिन है और माना जा रहा है कि कल जिस तरीके से उन्होंने पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, हारे हुए सीट के प्रभारियों से प्रभारियों के साथ बैठक की थी, साथ ही साथ कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए थे और आज माना जा रहा है कि आज उनके प्रवास का आखिरी दिन है और आज सबसे अहम दिन माना जा रहा है कि किस तरीके से जो टोली बनाई गई है, प्रशिक्षण टोली, उसको लेकर आज यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, जिसकी आज अंदर बैठक शुरू हो चुकी है। 10 बजे से बैठक शुरू हुई थी। माना जा रहा है सुबह दोनों उप मुख्यमंत्री विजय पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी उनसे मिलने आए थे, साथ ही साथ तमाम मंत्री भी उनसे मिलने आए थे और आज माना जा रहा है उन प्रभारियों को, उन जिला पंचायत अध्यक्षों को, उन क्षेत्रीय अध्यक्षों को, मंडल अध्यक्षों को आज यहाँ पे जिस तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा, खासतौर से उन 14 हारी सीटों पे प्रशिक्षण दिया जाएगा, किस तरीके से उनमें जाके आगे की जो योजनाएं हैं, जो केंद्र की योजना है, जो योगी सरकार की योजनाएं हैं, डबल इंजन के जो फायदे हैं, उनको किस तरह से घर घर तक पहुँचाया जाए, इसको लेके आज जिस तरह से प्रशिक्षण देना, उस प्रशिक्षण टोली का आज यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगस्त महीने से उत्तर प्रदेश में तमाम सरगर्मियाँ बढ़ने जाएगी और साथ ही साथ जो चुनावी प्रशिक्षण है वो भी शुरुआत हो जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि किस तरीके से अगस्त में जो शीर्ष नेता थे उसके दौरे होंगे उत्तर प्रदेश के, जिसमें मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह सहित के जो बड़े नेता हैं वो उत्तर प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे, क्योंकि 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का वादा करती नजर आ रही है। इसको कैसे पूर्ण करना है ये भी देखा जाएगा। साथ ही साथ ये भी निष्कर्ष निकाला गया है कि किस तरीके से आप सब्जी विक्रेता हों, दूध वाले हों, फील्ड में जो लोग काम करते हैं, चाहे डिलीवरी बॉय हो, चाहे गैस डिलीवरी बॉय हो, चाहे जो पेपर बांटते हैं, उन सबको अपने साथ जोड़ने के लिए टोली बना के आपको घर घर तक जाना होगा। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रशिक्षण आज इस बात का दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कल देर रात मुख्यमंत्री आवास पे कोर कमेटी की बैठक भी हुई थी। इसमें किस तरीके से जो सीटों पे रणनीति बनाई गई, किस तरह से रैलियां होंगी, किस तरह से जनसभाएं होंगी, इनको लेकर भी चर्चा हुई थी और माना जा रहा है कि उन सब की भी डेट फाइनल की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विनेश के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। गोरखपुर को 72 करोड़ की सौगात, सीएम योगी ने मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। तो 6.18 करोड़ की लागत से यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन किया। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक साथ कई सुविधाएं, गोरखपुर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 63 स्कूल को स्मार्ट स्कूल में बदलेंगे, एक साथ कई खेलों की सुविधाएं मिलेंगी। रामगढ़ ताल का सौंदर्यीकरण होगा, इसके साथ ही एम्स में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। युवाओं के मन में खेल और खिलाड़ियों के प्रति जो जज्बा है, इसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज इस कार्य का यहां शिलान्यास हो रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यहां पर लगभग 2 एकड़ क्षेत्रफल में एक शूटिंग हॉल का निर्माण, जो मल्टीपर्पज हॉल भी होगा, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण भी यहां पर होगा। एक प्लेग्राउंड भी होगा, पार्क का निर्माण भी होगा। ये सभी गतिविधियों को यहां पर आगे बढ़ाने के लिए, इस पूरे कार्य के लिए 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और जिसमें 3 करोड़ रुपए, मैं गोरखपुर नगर से विधायक भी हूं तो उस विधायक निधि का भी पैसा उस कार्य के लिए यहां उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे युवाओं के लिए खेल की गतिविधियों में, जिसमें रनिंग ट्रैक 300 मीटर का होगा, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और मल्टीपर्पज हॉल, जिसमें स्क्वैश, जिम, जूडो, वेट लिफ्टिंग आदि की वहां पे सुविधाएं भी होंगी। 10 मीटर राइफल और पिस्टल शूटिंग की रेंज भी होगी और यहां पे अन्य आंतरिक विकास के कार्य भी यहां पर एक साथ एक स्थान पर गोरखपुर के युवाओं को उपलब्ध हो पाएंगे। आज इस कार्य का यहां पे शिलान्यास हो रहा है। मैं शिलान्यास के अवसर पर गोरखपुर के सभी खिलाड़ियों को, युवाओं को
हृदय से बधाई देता हूं। युवाओं के मन में खबरों में आगे बढ़ेंगे। झांसी में बस और कार की भिड़ंत हादसे में कार सवार 3 की मौत हो गई। कार सवार 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। कार सवार 5 में से 3 की मौत, 2 लोग गंभीर है। तो गुरसराय थाना क्षेत्र के आड़ी सड़क पर यह हादसा हुआ। तो हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। तो 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें 5 लोग इस कार में सवार थे और इस दौरान यह हादसा हो गया। बस और कार के बीच ये भीषण टक्कर देखने को मिली है। तो कार सवार 5 में से 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरसराय थाना क्षेत्र के आड़ी सड़क पर यह हादसा हुआ है। तो झांसी में बस और कार की यह भिड़ंत हुई और इस दौरान हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। थाना गुरसराय के बंका पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 3:15 के आसपास अर्टिगा और बस के बीच टक्कर हुई है, जिससे मौके पर 5 लोग घायल हुए थे। जिसके घायल होने के पश्चात उन्हें सीएससी में भर्ती कराया गया था, लेकिन 3 लोग ज़्यादा सीरियस होने के कारण वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। बाकी 2 लोगों की तबीयत चोटें ज़्यादा थी और अभी वो ठीक स्थिति में है, तो उनको मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया है। बाकी मौके पे शांति व्यवस्था बनी है। बस को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। थाना गुरसराय के बंका पहाड़ी। अब खबर नोएडा से है। नोएडा में हिंडन नदी में बढ़ते जलस्तर से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। कई लोगों ने पलायन कर लिया है और राहत शिविरों में रुके हुए हैं। गाजियाबाद बैराज से छोड़ा गया पानी सामान्य से अधिक है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सिटी फॉरेस्ट समेत तमाम गांवों में बाढ़ का डर बना हुआ है। एनडीआरएफ ने 40 लोगों को रेस्क्यू किया और देखिए किस तरह से कई इलाके जलमग्न हो गए। हिंडन नदी का जल स्तर बढ़ने पर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट किया गया है। हालांकि हम गौतम बुद्ध नगर की खासकर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि गौतम बुद्ध नगर के हिंडन इलाके जितने भी डूब क्षेत्र में जो कॉलोनियां बनी हुई हैं, चाहे हम चोटपुर की बात करें, छिजारसी की बात करें, हैवतपुर की बात करें, कहीं ना कहीं उन इलाकों में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जो किनारे पर जो घर बने हुए हैं पुलिस प्रशासन द्वारा अलर्ट कर दिए गए हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा सकता है तस्वीरों में साफ कि किस तरीके से जो आप घर देख रहे हैं, घर जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं और उन लोगों को खाली कराने के लिए चेतावनी दी गई है। हालांकि जो पानी का जो स्तर है लगातार तेजी से बढ़ रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि गाजियाबाद बैराज से पानी छोड़ा गया है, क्योंकि पीछे के जो हालात हैं, बागपत की बात करें या पीछे इलाकों की बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ का जल स्तर बढ़ा और वहाँ के हालात खराब हुए। हालांकि जो पानी का स्तर है लगातार तेजी से बढ़ रहा है। लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि लोग हमारे पास मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं। यहाँ पर पानी का जो स्तर है हिंडन पानी का, क्योंकि लोग सटे हुए घर बने हुए हैं, क्या प्रशासन द्वारा कोई चेतावनी किस तरीके की कहा गया आपको? जी रोज ही आ रहे हैं पुलिस वाले, बता के जा रहे हैं कि खाली कर दीजिए और यहाँ सूचना पत्र भी लगा पड़ा है कि यहाँ खाली करके 2-3 जो स्कूल खाली गई हुई है उसमें जाकर रुक जाए। कहाँ शिफ्ट कराया जा रहा है? जी नाम तो याद नहीं है, वैसे लिखा पड़ा है इसमें। अच्छा, क्या नोटिस दिया गया? जी लिखा पड़ा है कि खाली कर दें जल्दी से जल्द। क्या लग रहा है आपको कि पानी जैसे बढ़ रहा है कहीं ना कहीं खतरे की झंडी बढ़ रही है लगातार? जी वो तो बढ़ ही रही है। 2007 का रिकॉर्ड तोड़ गया ये। इससे पहले काफ़ी टाइम पहले आया था, 2010 से पीछे। इस बार काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ गया। पहले भी पानी आया था बट इतना क्रॉस नहीं हुआ था जितना इस बार हो गया। और ये भी सूचना दी गई है कि इससे ज़्यादा पानी और बढ़ सकता है, कि एक डैम खुलना और बाकी है। सुनाई में ये भी आया जा रहा है। जो लोग यहाँ कोने पर हिंडन किनारे रह रहे हैं, क्या किस तरीके का आपको लग रहा है कि खाली कर रहे हैं, जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं? खाली कर रहे हैं। इस गली में मेरा घर है, इस गली में रहता हूँ। इस गली में देख सकते हो आप, पानी बहुत बढ़ चुका है और रात को देखा था मैंने, पानी एक खंबा है, खंबे के पास तक था। ये पानी कब बढ़ा है? अच्छा, पानी बढ़ता जा रहा, रोड डेली बढ़ रहा, रात को रोड डेली बढ़ रहा है ये रात को। और अभी बढ़ने की कोशिश है। अभी कहते हैं कि 4-5 फुट पानी बढ़ेगा अभी। तो 4-5 फुट का मतलब क्या हुआ कि पूरा पानी कॉलोनी के अंदर बढ़ जाएगा। कॉलोनी के आप सब लोग हैं और आपकी क्या मांग है
जिला प्रशासन से, सरकार से यही पूछेंगे हम आपसे। सर सबसे पहले तो जो ये पानी आ रहा है, जो जिनका नदी किनारे घर है उनके लिए व्यवस्था करी जाए, और बाकी सर इस पानी के बारे में भी सोचा जाए। पानी बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे, धीरे तो पूरी कॉलोनी में चला जाएगा पानी। राहत बचाव के लिए कोई यहाँ पर अलर्ट करने के लिए कोई आ रहा है यहाँ पे? अभी तक तो कोई ना आया, अभी नहीं आया कोई भी। खाली पुलिस वाले आ रहे हैं, अनाउंसमेंट करके जा रहे हैं खाली करो, खाली करके जाए कहाँ आदमी। हाँ, ये पुलिस वाले आ रहे हैं, आज 5 रोज से आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप ये एसटी लगा रहे हैं, आप बड़े मियाँ पढ़े लिखे नहीं है हकीम जी, आप खाली कर दो। मैं कहा जाना है कि जोधपुर में स्कूल है, वहाँ चले जाइए, नदी का पानी बहुत तेज आ रहा है, खाली कर दो। आपका घर कौन सा है? हमारा घर सामने है जी, ये घर। पानी आपके घर के पास आ चुका है? बिल्कुल आने वाला है जी, बिल्कुल आ गया पानी। अब तो 2 मिनट बची है, वह आने वाला है जी। बहुत ज्यादा जी, उन्होंने कहा जी खाली कर दो, और जोधपुर में स्कूल है वहाँ पहुँच जाइए, जाइए। खाली कर रहे हैं फिर? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं जी, थोड़ी देर में खाली करने वाले हैं जी। कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं, और डर के साए में रहना भी चाहिए, क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जो जिस तरीके से बता रहे हैं कि पुलिस के लोग पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं खाली करने की बात कर रहे हैं। आप भी यहाँ कॉलोनी में हैं, और क्या किस तरीके से कोई प्रशासनिक लोग आ रहे हैं, क्या आपको बता रहे हैं, और क्या आप जो है इससे जल स्तर से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? जल स्तर से तो बचने के लिए प्रशासन ने भी अभी बताया रखा था, नोटिस को चिपकाया था इन्होंने कि नंदा पब्लिक स्कूल 1-2 और शरण स्थली बनी हुई है, जहाँ पर जाकर के सामान वगैरह लेकर हम शिफ्ट कर सकते हैं। बट माइट भी 300-400 घर हैं। ये एरिया आपका हमारे अपोजिट में ओल्ड हैबतपुर है, वो ओल्ड हैबतपुर, और ये आपका इंदिरापुरम से होते हुए छियारसी, चोटपुर, बलौलपुर, आगे ये हिंड नदी जा रही है। इसी बीच में ये सब गांव पड़ रहे हैं, छियारसी, चोटपुर, बलौलपुर, फिर ओल्ड हैबतपुर हो गया। ये सारे मतलब इनके कम से कम 50 मीटर तक में सारे घर डूब चुके हैं। स्थिति ऐसी है कि ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम है, और सामान लोग शिफ्ट कैसे करें। तो थोड़ी बहुत प्रशासन को इस पर भी करना चाहिए। लाइट उट कट चुकी है, पानी 24 घंटे से नहीं है यहाँ पे। थोड़ी बहुत ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दे दें, और भी 1-2 शरण स्थली बढ़ा दें, क्योंकि वहाँ भी संख्या भर जाएगी तो लोग नहीं रह पाएंगे। और हो सके तो प्रशासनिक तौर पानी का लेवल भी थोड़ा सा नोएडा में कम किया जाना चाहिए, कहीं और भी इसको शिफ्ट किया जाना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं लोग जो है सरकार से मदद मांग रहे हैं, प्रशासन से मदद मांग रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राहत बचाव के लिए उन्होंने जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, बारात घर हैं, उनमें बचाने की और उनमें शिफ्ट कराने की बात तो कही है, लेकिन तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं फेल है। कि जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा, आप देखिए, एक बार और तस्वीरें दिखा दूं अपने दर्शकों को, सरकार को, और सरकार के जो मुहिंदे हैं, जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार यहाँ का अधिकारी है, उनको भी मैं बता दूं कि जिस तरीके से जल का स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। और ये जो घर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, देखिए, इन घरों को पूरी तरीके से जल ने, जो हिंदन का जो जल है वो पूरी तरीके से डुबो लिया है, और कहीं ना कहीं ये जो जल है वो कॉलोनी की तरफ के लिए बढ़ता जा रहा है। और अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं इनको बचाया जाए, पूरी तरीके से रेस्क्यू किया जाए। इनको पूरी जिम्मेदारी के साथ में जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो चीज़ें ज़रूरत होनी चाहिए, वो ज़रूरतें उपलब्ध की जाए। और कहीं ना कहीं इन लोगों को रेस्क्यू कर बचाए जाने के लिए लोगों की मांग भी है। और कहीं ना कहीं जो जल का स्तर है जिस तरीके से बढ़ रहा है, इनकी मांगों के अनुसार जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे और कहीं ना कहीं मदद करें। उर्जल राज के साथ मनीषन शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।